सो हम देख रहे हैं चैप्टर 1 इश्यू ऑफ शेयर्स एंड दिस इज़ द सेशन 2। सेशन 1 में हमने देखा था कि शेयर एप्लीकेशन कैसे करना है और शेयर एप्लीकेशन मनी डिडक्ट कैसे होगा हमारे अकाउंट से, और जो कंपनी है उसको किस तरीके से स्टेटमेंट बनाने हैं जो भी एप्लीकेशन उनको रिसीव हुआ है। अभी सेकेंड पार्ट है शेयर इशू का, दैट इज़ द प्रोसीजर ऑफ शेयर अलॉटमेंट। तो फर्स्ट, शेयर अलॉटमेंट का मीनिंग क्या होता है? शेयर अलॉटमेंट मीन्स जिन लोगों ने भी अप्लाई किया है शेयर्स के लिए उन लोगों को हम शेयर्स एलोकेट कर देते हैं, दैट इज़ सिंपल। एंड उनके अकाउंट में जो भी उनको शेयर एलोकेट हुआ है उतने शेयर्स उनके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट करते हैं। सो द एलोकेशन ऑफ शेयर्स इश्यूड अमंग applications received from general public against shares offered for subscription। इसमें पूरा प्रोसेस आ गया। प्रोस्पेक्टस का इशू करने का जो प्रोसेस है वो आ गया। शेयर्स ऑफर्ड फॉर सब्सक्रिप्शन वर्ड पे आप शेयर्स किसको ऑफ़र कर रहे हो? जनरल पब्लिक को ऑफ़र कर रहे हो। जनरल पब्लिक फिर आपको क्या दे रही है? एप्लीकेशन दे रही है। उसके बाद ये जिसके पास से एप्लीकेशन आया है उनको आप शेयर्स एलोकेट कर रहे हो। ये चारों चीज़ें आपको इसमें डालनी है। फिर एक बार जब ये एलोकेशन डिसाइड हो जाएगा उसके बाद जो रिस्पेक्टिव एप्लीकेंट है उसके डीमैट अकाउंट में शेयर्स क्रेडिट होगा। क्रेडिटिंग द शेयर्स अलॉटेड टू डीमैट अकाउंट ऑफ द रिस्पेक्टिव एप्लीकेंट इज़ कॉल्ड शेयर अलॉटमेंट। तो आपको ये चार चीज़ें याद करनी है कि डेफिनेशन में इंक्लूड होना चाहिए कि शेयर्स विच आर ऑफर्ड फॉर सब्सक्रिप्शन टू जनरल पब्लिक, ऐसे शेयर्स में जो एप्लीकेशन रिसीव हुआ है उसके सामने आप शेयर्स को एलोकेट कर रहे हो और उसके बाद शेयर्स को डीमैट अकाउंट में क्रेडिट कर रहे हो। नेक्स्ट है प्रोसीजर फॉर शेयर अलॉटमेंट। इसमें आधे से ज़्यादा जो प्रोसीजर है वो हम पहले ही शेयर एप्लीकेशन वाले स्टेज पे ही देख चुके हैं। तो प्रोसीजर में सबसे पहले क्या होता है कि आपको शेयर एप्लीकेशन रिसीव होगा। वो जो एप्लीकेंट है जनरल पब्लिक है उसके पास से आपको शेयर एप्लीकेशन रिसीव होगा। फिर ये जो एप्लीकेंट है वो हमने देखा था कि वो एक कॉपी बैंक को देगा और एक कॉपी वो कंपनी को देगा। बैंक को क्यों देगा? ताकि उसका शेयर एप्लीकेशन मनी ब्लॉक हो सके। तो रिसीविंग द शेयर एप्लीकेशन एंड ब्लॉकिंग द एप्लीकेशन अमाउंट इन द बैंक अकाउंट ऑफ द रिकग्नाइज्ड बैंक ब्रांचेस थ्रू ASBA procedure and submitting the application to the syndicate members appointed by the company। syndicate members मतलब जो भी ब्रोकर है, बैंकर है, उन्होंने जिसके साथ भी एग्रीमेंट किया होगा शेयर एप्लीकेशन फॉर्म्स रिसीव करने के लिए, वो सब सिंडिकेट मेंबर्स हो गए। उनके स्टॉक एक्सचेंजेस है वो सब मेंबर्स हो गए। नेक्स्ट है जो कंपनी एक स्टेटमेंट बनाएगी। ये स्टेटमेंट में नेम ऑफ़ एप्लीकेंट, क्लास ऑफ इन्वेस्टर, उन्होंने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया है, बिड अमाउंट, उन्होंने जो भी बिडिंग की है कि हम इस प्राइस पे ख़रीदने को तैयार है, वो बिड अमाउंट, एप्लीकेशन नंबर, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट ID, डिमांड अकाउंट नंबर, उन्होंने जो है शेयर एप्लीकेशन मनी ब्लॉक करवाया है, ये सारा डेटा वो स्टेटमेंट में रहेगा। अब ये जो स्टेटमेंट है एप्लीकेशन का, ये हम रजिस्ट्रार को एंड स्टॉक एक्सचेंज को सेंड करेंगे। दो लोगों को सेंड करना है, रजिस्ट्रार एंड स्टॉक एक्सचेंज। उसके बाद ये सारे एप्लीकेशंस है उनको 4 कैटेगरी में बांटा जाएगा। ये भी हम शेयर एप्लीकेशन प्रोसेस के टाइम पे देख चुके हैं। कंपनी 4 कैटेगरीज में बांटती है। कौन सा कैटेगरीज है? रिटेल इन्वेस्टर्स, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो कि म्यूचुअल फंड और ऐसे बड़े बड़े कंपनीज होते हैं, एंड एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। अब हर कैटेगरी में एक फ़िक्स परसेंटेज होता है कि ये कैटेगरी में मैं 20% शेयर्स अलॉट करूँगा, हाई नेटवर्थ को मैं 10% अलॉट करूँगा, एम्प्लॉयज़ को इतना परसेंटेज अलॉट करूँगा। तो जो भी लोग हैं विच आर पार्ट ऑफ द कंपनी, दैट इज़ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, कंपनी सेक्रेटरी है, इवन रजिस्ट्रार है और लीड मैनेजर, जो भी ये पब्लिक इशू में जो भी मैनेजर है, ये सब मिलके बैठेंगे, इसमें डिसाइड करेंगे कि हम शेयर्स अलॉटमेंट किस तरीके से करेंगे। जैसे हमने देखा था कि सपोज़ रिटेल इन्वेस्टर्स को आप 2000 शेयर्स अलॉट करने वाले हो, आपने डिसाइड किया है कि मैं 2000 शेयर्स विच इज़ 20% ऑफ माई टोटल शेयर्स अलॉट करूँगा, लेकिन उसके पास से आपको 10,000 एप्लीकेशन आ गए।
नेक्स्ट अब 10,000 एप्लीकेशन ओवर सब्सक्राइब हो गया, तो आप 10,000 के सामने 2,000 किस तरीके से अलॉट करोगे? आप लकी ड्रॉ निकालने वाले हो या फिर आप सब लोगों को 1/5 शेयर्स, उन्होंने जितने भी अप्लाई किए हैं उसके सिर्फ 1/5 शेयर्स डिवाइड करके आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे, प्रोपोर्शनेट तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करोगे? आप किस तरीके से, कौन सा मेथड यूज़ करने वाले हो, वो सब लोग साथ में बैठ के डिसाइड करेंगे। अब 6th में है कि आपका मेथड डिसाइड हो गया, तो अब ये जो डिसाइडेड फार्मूला है उसके हिसाब से आप शेयर्स अलॉट करेंगे। 7th है, ये जो शेयर अलॉटमेंट का स्टेटमेंट है वो एक बनेगा और वो रजिस्ट्रार जो है वो स्टॉक एक्सचेंज को, डिपॉजिटरी को और सेबी को फॉरवर्ड करेगा। अब ये स्टेटमेंट आ गया है डिपॉजिटरी मतलब NSDL, CDSL, इन सब के पास, स्टॉक एक्सचेंज के पास आ गया है। तो ये डिपॉजिटरी क्या करेंगे, वो शेयर्स को वो कंसर्न एप्लीकेंट के डीमैट अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। और एट द सेम टाइम डिपॉजिटरी और स्टॉक एक्सचेंज दोनों ही ईमेल और SMS के थ्रू वो जो शेयर एप्लीकेंट है जिसको शेयर्स अलॉट हुआ है, जिसके अकाउंट में डीमैट अकाउंट में शेयर्स क्रेडिट हुआ है, उनको इन्फॉर्म करेंगे कि आपके अकाउंट में इतने शेयर्स क्रेडिट हो गए, प्लीज़ चेक। और ये पूरा शेयर अलॉटमेंट का प्रोसेस कंप्लीट होने पे उसके बाद जो लीड मैनेजर है वो शेयर्स को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करने के आगे के प्रोसीजर भी कर सकता है। इसमें आपको एक टर्मिनोलॉजी का ध्यान रखना है, दैट इज़ रजिस्ट्रार टू द इश्यू। इसमें आप जब भी मेंशन करते हैं तब आपको स्पेसिफिकली रजिस्ट्रार टू द इश्यू इस तरीके से मेंशन करना है, बिकॉज रजिस्ट्रार टू द इश्यू एंड रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी जो हम पहले बहुत से चैप्टर्स में देख चुके हैं वो दोनों एकदम अलग है। ये रजिस्ट्रार टू द इशू ये एक ऐसा पर्सन है जिसे कंपनी अपॉइंट करती है और ये बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है कि सभी लोगों के पास से शेयर एप्लीकेशंस आ रहे हैं या नहीं वो देखने के लिए, ये स्टेटमेंट देखने के लिए, पूरा जो प्रोसेस है शेयर एप्लीकेशन का वो ढंग से हो रहा है कि नहीं, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, ये सब देखने के लिए रजिस्ट्रार टू द इशू को अपॉइंट किया जाता है। तो हमने जैसे 5th और 7th पॉइंट पे देखा कि रजिस्ट्रार टू द इशू के साथ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और सब बैठेंगे और बेसिस ऑफ अलॉटमेंट डिसाइड करेंगे। और 7th पॉइंट पे भी रजिस्ट्रार टू द इशू जो स्टेटमेंट है वो स्टॉक एक्सचेंज और सेबी और डिपॉजिटरी को फॉरवर्ड करेगा। तो ये रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी नहीं है, गलती से आप सिर्फ रजिस्ट्रार वर्ड देख के कंफ्यूज मत हो जाइएगा। नेक्स्ट है लीगल रिस्ट्रिक्शंस एंड प्रोविजंस और शेयर अलॉटमेंट। तो इसमें कौन कौन से आपको कंडीशंस फॉलो करने हैं, हमने फर्स्ट पैराग्राफ में ही देखा था कि शेयर्स इशू के लिए आपको 3 कंडीशंस फॉलो करने होते हैं। एक तो 3 एक्ट फॉलो करने होते हैं, सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956, कंपनीज एक्ट 2013 और अगर सेबी के कोई गाइडलाइंस है तो वो। तो ये सभी एक्ट्स एंड रूल्स का एक सॉर्ट ऑफ समरी यहाँ पे दिया है। तो आपको कौन कौन से रिस्ट्रिक्शंस है, फर्स्ट आप जब भी IPO निकालते हैं, जनरल पब्लिक को इशू करते हैं, तो आप कभी शेयर्स डिस्काउंट में नहीं इशू कर सकते। इसका मतलब अगर आपका शेयर 10 रुपये का है तो आप ये नहीं बोल सकते कि 10 रुपये में 2 रुपये डिस्काउंट दे के मैं इशू कर रहा हूँ। आप प्रीमियम में इशू कर सकते हो, आप 10 रुपये के शेयर्स पे 50 रुपये ले सकते हो, आप फेस वैल्यू पे इशू कर सकते हो, मतलब 10 रुपये का 10 रुपये पे ही इशू कर सकते हो, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सिर्फ आप उसको डिस्काउंट में इशू नहीं कर सकते, कंपनी कैन नॉट इशू शेयर्स एट अ डिस्काउंट। सेकेंड है रिटेल इन्वेस्टर्स जो भी होगा, हमने स्टेटमेंट बनाया उसमें 4 कैटेगरी में डिवाइड किया था, रिटेल इन्वेस्टर, हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एंड एम्प्लॉयज़। इसमें जो रिटेल इन्वेस्टर की कैटेगरी है उसको कंपल्सरीली आपको 10% शेयर्स तो देने ही हैं। अगर मेरे टोटल शेयर्स जो मैं सब्सक्राइब करने के लिए ऑफ़र कर रहा हूँ वो 10,000 है तो उसका 10% हुआ 1,000, तो मिनिमम 1,000 मुझे उसको देना ही है। कंपनी चाहती है तो उसको 2,000, 3,000, 4,000 जितना भी दे सकती है, बट मिनिमम 10,000 होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। थर्ड है कि सारे एप्लीकेशन मनी जो है वो ASBA प्रोसेस के थ्रू ही आएंगे।
इसमें किसी को कोई भी रिलैक्सेशन नहीं है। अगर आप कोई किसी सभी कैटेगरी वाले हैं जो है, रिटेल इन्वेस्टर है, हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स है, एम्प्लॉयज़ है, सबको यही मेथड से अप्लाई करना है। फिर नेक्स्ट है एंटायर प्रोसेस ऑफ पब्लिक इशू इंक्लूडिंग ओपनिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन, एक्सेप्टिंग एप्लीकेशन, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स एक्सेट्रा शुड बी कंप्लीटेड विद इन 10 डेज। 10 डेज याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 डेज आप कब से काउंट करोगे? जब आपका सब्सक्रिप्शन टाइम विंडो ओपन होता है। आपको डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट से काउंट नहीं करना है। एडवर्टाइजमेंट तो हो सकता है आप 1 महीने तक एडवर्टाइज़ कर ही रहे हो कि भाई मेरा 10 जून को शुरू होने वाला है, मैं आईपीओ के लिए एप्लीकेशन एक्सेप्ट करना शुरू कर रहा हूँ। वो एडवर्टाइजमेंट का डेट देखना नहीं है, पर आपने एडवर्टाइजमेंट में ये जो लिखा है कि 10 जून को मैं आईपीओ का एप्लीकेशन लेना शुरू कर रहा हूँ, ये 10 जून है योर ओपनिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन। 10 जून से आपको आपका 10 दिन शुरू हो गए और आपको 20 जून तक पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर लेना है। आपको 3-4 दिन में एप्लीकेशंस आएगा, उसके बाद आपका स्टेटमेंट बनेगा, आप स्टेटमेंट स्टॉक एक्सचेंज से भी इन सब को देंगे। आपका शेयर अलॉटमेंट होगा, शेयर अलॉटमेंट का आप सबको इन्फॉर्म करोगे, डिपॉजिटरी को, सेबी को, सबको इन्फॉर्म करोगे। उसके बाद वो जो शेयर्स है वो डीमैट अकाउंट में क्रेडिट भी हो जाएंगे। ये पूरा प्रोसेस आपको 10 दिन में कंप्लीट करना है। नेक्स्ट है शेयर एप्लीकेशन के लिए डीमैट अकाउंट होना कंपलसरी है, और जो शेयर्स है वो कंपलसरीली डीमैट अकाउंट में ही जाएगा। जो पुराने ज़माने में था वो एक पेपर शेयर सर्टिफिकेट आपको इशू करते थे, पोस्ट में आपके घर पे आता था, वो ऑन पेपर था। लेकिन अभी वो सिस्टम निकल गया है, अभी किसी को भी पेपर शेयर सर्टिफिकेट इशू नहीं होता, सबको डीमैट अकाउंट में डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म में ही शेयर्स जाते हैं। नेक्स्ट है कि एटलीस्ट 90% ऑफ द शेयर्स विच आर नॉट अंडर रिटन मस्ट बी सब्सक्राइब्ड। दैट इज़ द मिनिमम सब्सक्रिप्शन होता है आपका 90%, उतना तो सब्सक्राइब होना ही चाहिए। अगर मैं 2 लाख शेयर्स इशू करवा रही हूँ, मेरे सिर्फ 1 लाख पे अंडर राइटिंग है, तो 1 लाख तो अंडर राइटर ख़रीद लेगा, उसमें मेरे को कोई टेंशन नहीं। बाकी का अगर 1 लाख मैंने अंडर राइटिंग नहीं करवाया है तो 1 लाख का 90% इज़ 90,000। मिनिमम 90,000 शेयर एप्लीकेशन मुझे आने चाहिए, और अगर नहीं आया तो मुझे पूरे का पूरा पैसा रिटर्न कर देना पड़ेगा। दैट शेयर अलॉटमेंट विल बी कंसिडर्ड अ फेलियर। नेक्स्ट है कि अ कंपनी इज़ रिक्वायर्ड टू इश्यू शेयर्स थ्रू बुक बिल्डिंग प्रोसेस इफ़ सर्टन क्राइटेरिया लेड डाउन बाय सेबी आर फुलफिल्ड बाय द कंपनी। हमें वो सर्टन क्राइटेरिया क्या है वो देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो क्राइटेरिया में चेंजेस भी हो सकते हैं बहुत सारी चीज़ों के। लेकिन आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, अगर हम सर्टन क्राइटेरिया फुलफ़िल करते हैं तो हमें बुक बिल्डिंग प्रोसेस के थ्रू शेयर इशू करना है। बुक बिल्डिंग में क्या होता है कि एक फ़िक्स्ड प्राइस नहीं होता शेयर का, आपको एक रेंज ऑफ प्राइस दिया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो नॉर्मल प्रोसेस है, फिक्स्ड प्राइस प्रोसेस जिसे कहते हैं, उसमें कंपनी बोलेगा कि मेरे शेयर का प्राइस है 620 रुपये, तो आप जो शेयर होल्डर है, शेयर एप्लीकेंट है, वो 620 रुपये में 10 शेयर ऐसे ले सकता है। बुक बिल्डिंग में क्या होता है, वो फिक्स प्राइस नहीं बताता, वो बोलता है 600 से लेके 650 के बीच में मैं शेयर्स देने को तैयार हूँ, 601 से 650 के बीच में मैं शेयर्स देने को तैयार हूँ। अभी सभी जो शेयर एप्लीकेंट्स हैं वो 601 से 650 के बीच में एक अमाउंट की बोली लगाएंगे, और वो जो भी पे करने के लिए तैयार है उसकी बोली लगाएंगे, और उस प्राइस पे उसको शेयर्स इशू होगा। तो सपोज़ जैसे मैं हूँ, मुझे लगता है कि 610 काफ़ी है, ये कंपनी में तो कुछ प्रॉब्लम्स है, इतना भी ज़्यादा प्रॉफिट हाई नहीं है, तो मैं तो 610 तक दूंगी, 610 तक 100 शेयर्स के लिए दूंगी। आपको कंपनी बहुत अच्छी लगती है तो आप बोलोगे कि नहीं मुझे तो उसका शेयर्स चाहिए ही, तो मैं तो 649 रुपीज़ तक देने को तैयार हूँ, तो आप वो कोट करोगे। तो बुक बिल्डिंग प्रोसेस में बेसिकली क्या होता है, एक रेंज ऑफ प्राइस होता है, और उस रेंज में आप कोई भी कोटेशन कर सकते हो। अब नेक्स्ट है, अगर शेयर्स फिक्स्ड प्राइस पे है तो फिर द कंपनी शुड गेट द प्रोस्पेक्टस सैंक्शन बाय सेबी। शेयर फिक्स प्राइस पे है तो प्रोस्पेक्टस निकलेगा विच इज सैंक्शन बाय सेबी,
और शेयर्स अगर बुक बिल्डिंग प्रोसेस के थ्रू है तो फिर एक रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस निकलेगा। ये भी सेबी के थ्रू ही सैंक्शन होना चाहिए, लेकिन वो एक रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस रहेगा। इसके बाद ये है कि शेयर एप्लीकेशन मनी आपका कितना होना चाहिए, मिनिमम 5% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ अ शेयर। तो आप फेस वैल्यू का 5% कैलकुलेट कर लीजिए, वो आपका शेयर एप्लीकेशन मनी होना चाहिए। उससे ज़्यादा हो सकता है पर उससे कम नहीं हो सकता। नेक्स्ट है, जो भी कंपनी है उसको जो भी स्टॉक एक्सचेंज है उसके साथ एक एग्रीमेंट करना पड़ेगा शेयर लिस्टिंग के लिए। स्टॉक एक्सचेंज बहुत सारे हैं, सिर्फ बॉम्बे दिल्ली ये नहीं है, उसके अलावा कोलकाता अहमदाबाद ऐसे बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंजेस हैं। सो इंडिया में 2 नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है विच इज़ बॉम्बे एंड दिल्ली, बट उसके अलावा 21 रीजनल स्टॉक एक्सचेंजेस भी है। आप कहीं पे भी लिस्ट करवा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एग्रीमेंट पहले से एंटर करना पड़ेगा। और आपको जो डिपॉजिटरी है NSDL है उसके साथ भी कंपनी को एक एग्रीमेंट करना पड़ेगा, ताकि वो NSDL शेयर अलॉटमेंट के बाद उसके अकाउंट में, उसके डीमैट अकाउंट में शेयर्स क्रेडिट करे। इसके लिए एक एग्रीमेंट करना ज़रूरी है। हमने ऊपर 6th पॉइंट में देखा था कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन इशू होना चाहिए। मिनिमम सब्सक्रिप्शन अगर इशू नहीं होगा तो क्या होगा, ये चीज़ प्रोस्पेक्टस में मेंशन होना चाहिए। सो प्रोस्पेक्टस में क्लियरली लिखा होना चाहिए कि मैं इतने शेयर इशू कर रहा हूँ, उसमें से इतने अंडर रिटर्न है, बाकी इतने अंडर रिटर्न नहीं है। ये जो अंडर रिटर्न नहीं है उसका 90% मुझे सब्सक्राइब करना है, 90% इतने नंबर ऑफ़ शेयर्स हो गए, और अगर वो सब्सक्राइब नहीं हुआ तो मैं पूरे का पूरा अमाउंट इतने दिनों में रिफ़ंड कर दूंगा। ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितने शेयर्स है, और अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं मिला तो उसका इफ़ेक्ट क्या होगा कि मैं इतने दिन में पूरा रिफ़ंड कर दूंगा। ये दोनों चीज़ें प्रॉस्पेक्टस में मेंशन होनी चाहिए। नेक्स्ट है, आपको पब्लिक इशू में जाने के लिए आपके पास एक मिनिमम नेटवर्थ होना चाहिए। नेटवर्थ मतलब आपके नेट एसेट्स माइनस लायबिलिटी, वो आपका नेटवर्थ हुआ। मिनिमम एक अच्छी कंपनी होगी तो ही वो पब्लिक इशू के लिए जा सकती है, वरना वो पब्लिक इशू के लिए नहीं जा सकती। और फाइनली ये है कि अगर कोई प्रमोटर पब्लिक इशू के थ्रू शेयर्स परचेस कर रहा है तो उसके लिए एक मिनिमम लॉक इन पीरियड होगा। तो हमने सारे एप्लीकेंट्स को अलग अलग कैटेगरी में बांटा था, उसमें हमको पता चलेगा कि भाई ये प्रमोटर है, तो प्रमोटर को हम जो शेयर्स अलॉट करेंगे वो थोड़े एक स्पेसिफाइड पीरियड के लिए उसको बेच नहीं सकता। बहुत से इन्वेस्टर ऐसे होते हैं जो IPO में अप्लाई करते हैं, खरीदते हैं, और 5-6 दिन में जब उसका प्राइस बढ़ जाएगा, 7 दिन में प्राइस बढ़ जाएगा, तो उसको वो रीसेल कर देते हैं दूसरे पर्सन को। बट प्रमोटर्स का जो रीसेलिंग कैपेसिटी है उसको लिमिट कर दिया है, वो एक स्पेसिफिक टाइम तक अपने जो शेयर्स है उसको रीसेल नहीं कर सकते हैं। सो हम एक और पैरा देख लेते हैं विच इज़ अ वेरी स्मॉल टॉपिक, दैट इज़ रिनंसिएशन ऑफ शेयर्स। तो हमने जब फर्स्ट इंट्रोडक्शन देखा था इशू ऑफ शेयर्स का, तो हमने देखा था कि 4 टाइप के इश्यूज़ होते हैं। उसमें होता है पब्लिक इशू, राइट इशू, बोनस इश्यूज़ एंड प्राइवेट प्लेसमेंट। तो ये जो रिनंसिएशन ऑफ शेयर है इट पर्टेन्स टू राइट इश्यूज़। इसमें क्या होता है कि जो कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उसको हम वापस दूसरी बार शेयर्स ऑफ़र करते हैं, और जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उसके पास एक चॉइस रहता है कि जो ऑफ़र किए हुए शेयर्स है वो ख़रीद सकता है या फिर रिजेक्ट कर सकता है कि मुझे नहीं चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे पास 100 शेयर्स है, तो कंपनी मुझे बोलेगी कि बिकॉज़ आप मेरे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हो, आपके पास 100 शेयर है, तो मैं 1:1 रेशियो में, दैट इज़ 100 शेयर है उसके सामने आपको और 100 शेयर्स इशू करने के लिए रेडी हूँ, तो आप ये लेना चाहते हैं कि नहीं लेना चाहते। अगर मैं 100 शेयर्स लेना चाहती हूँ तो मैं उसका जो पैसा है, मनी है, वो कंपनी को दे दूँगी और वो एक्स्ट्रा 100 शेयर्स मेरे को इशू हो जाएंगे। सपोज़ मैं वो 100 शेयर्स नहीं लेना चाहती हूँ, लेकिन मेरा एक फ्रेंड है जो लेना चाहता है, तो फिर मैं एक रिनंसिएशन लेटर लिखूँगी। उसमें मैं ये लिखूँगी कि मैं 100 शेयर्स नहीं लेना चाहती हूँ, आपने जो 100 शेयर्स एडिशनल ऑफ़र किए हैं वो मैं रिनाउंस करती हूँ, और उसके नीचे
मेरा जो फ्रेंड है वो लिखेगा कि मैं ये इसके बदले मैं लेना चाहता हूँ और ये मेरा डिटेल्स है। तो इस तरीके से मेरा 100 शेयर्स पे राइट है, मैं पूरे का पूरा 100 अपने फ्रेंड को दे सकता हूँ, उसके नाम पे रिनंशिएट कर सकता हूँ। या फिर हो सकता हूँ मैं बोलूँ कि मुझे 50 चाहिए और बाकी के जो 50 है वो मेरे फ्रेंड को दे दीजिए। So, a company can offer its existing shareholders additional shares. This is called right shares. Renunciation is the process where existing shareholder can give up some or all shares. 50 या फिर 100 जितने भी शेयर्स मैं देना चाहती हूँ मैं दे सकती हूँ. Can give up some or all shares offered as right shares to him in favor of another person. इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आई विल हैव टू फिल अ फॉर्म कॉल्ड लेटर ऑफ रिनंसिएशन. अभी लेटर ऑफ रिनंसिएशन 2 पार्ट में है. फर्स्ट पार्ट में जो ओरिजिनल शेयर होल्डर विल साइन एंड स्टेट दैट ही वॉन्ट्स टू रिनंसिएट सम और ऑल शेयर्स इन फेवर ऑफ अदर पर्सन. सर्टन पर्सन क्यों लिखा है? क्योंकि वो एक पर्सन भी हो सकता है, एक से ज़्यादा पर्सन के फेवर में भी मैं रिनंशिएट कर सकती हूँ. एक फ्रेंड लेना चाहता है, ठीक है, मेरे 4 फ्रेंड लेना चाहते हैं, चारों के नाम में डाल सकती हूँ, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है. सेकेंड पार्ट में क्या है? सेकेंड पार्ट में जो पर्सन लेना चाहता है ये शेयर्स, उसका एक सॉर्ट ऑफ रिक्वेस्ट लेटर रहेगा. सेकेंड पार्ट इज़ अ रिक्वेस्ट फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर. द पर्सन इन हुज फेवर shares are to be renunciated signs and requests the company to allot shares to him. अभी शेयर रिनंसिएशन लेटर कितने टाइम में आपको देना है वो तो कंपनी डिसाइड करेगी. कंपनी जब आपको राइट शेयर्स इशू करती है, मतलब राइट शेयर्स के लिए ऑफ़र देती है, तभी वो बता देती है कि अगर कोई रिनंसिएट करना चाहता है तो इतने टाइम पीरियड में हमको बता दीजिए. अगर हमने उसको विद इन टाइम बता दिया तो वो जो स्टेटमेंट ऑफ एप्लीकेशन है उसमें वो चेंजेस कर देगी. उसमें वो मेरा नाम निकाल के मेरे चारों फ्रेंड्स का नाम डाल देंगे या फिर मेरा भी नाम डालेंगे जितना मैंने इशू किया है, बाकी चारों को जितना चाहिए उसके सामने उसका नाम डाल देंगे. तो ये सब जो चेंजेस है पर आपको विद इन टाइम पीरियड वो लेटर देना है. उसके बाद ये सब चेंजेस होगा और जो मेंबरशिप लिस्ट है वो अपडेट होगी. तो इसके साथ हम ये वाला सेशन भी कंप्लीट करते हैं. नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे इलीगल एंड इरेगुलर शेयर अलॉटमेंट.